आप सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आप किसी चालक की प्रतिरोधकता से अवगत हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती होगी? आप शायद जानते होंगे कि प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले तार आबद्ध मानक प्रतिरोध निक्रोम, कॉन्स्टेंटन अथवा मैग्नीन के होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इनके उपयोग की क्या प्रासंगिकता है? प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार किया जाता है? विद्युत धारा को लंबी दूरी के संचरण में हमेशा उच्च वोल्टता पर ही क्यों संचारित किया जाता है? इसके क्या लाभ हैं? विद्युत ऊर्जा का खर्च किस इकाई में मापते हैं? आज के कार्यक्रम में हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि क्या किसी चालक की प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है? यदि निर्भर करती है तो कैसे? किसी चालक का ताप सीमित ताप परिसर में बढ़ाने से इसकी प्रतिरोधकता ताप के साथ रेखीय रूप से बढ़ जाती है, जिसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। रो टी बराबर रो जीरो 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी जीरो। यहाँ रो टी तथा रो जीरो क्रमशः ताप टी तथा टी जीरो पर चालक की प्रतिरोधकता है। यहाँ एल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, जिसकी इकाई ताप की घात -1 होती है। धात्विक चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक सदैव धनात्मक होता है। अभी हम प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता को समझते हैं। रो बराबर 1 सिग्मा बराबर m/n स्क्वायर टाउ। यहाँ सिग्मा पदार्थ की चालकता है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, टाउ संघट्यों का औसत समय है। इस संबंध से प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता को समझ सकते हैं। चालकों का ताप बढ़ाने से इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, परंतु ताप के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों के आपस में संघट्ट का औसत समय कम हो जाता है, जिससे इनकी प्रतिरोधकता व्युत्क्रम नियमानुसार बढ़ जाती है। ताप T के फलन के रूप में तांबे की प्रतिरोधकता रो टी ये रेखीय रूप से बढ़ती है। चालकों की प्रतिरोधकता का ताप के साथ समानुपातिक संबंध होता है, अर्थात ताप बढ़ाने से चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है तथा घटाने से कम हो जाती है। चित्र में तांबे के लिए प्रतिरोधकता का परम ताप के साथ समानुपातिक परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है। परम ताप T तथा प्रतिरोधकता रो टी के बीच ग्राफ एक सरल रेखा होती है, परंतु 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम तापों पर ग्राफ एक सरल रेखा से काफ़ी विचलित हो जाता है। किसी सीमित ताप परिसर में ग्राफ करीब करीब एक सरल रेखा होती है। कुछ पदार्थ जैसे कि निक्रोम, यह एक मिश्र धातु है जो निकेल, लोहा तथा क्रोमियम से बनाई जाती है, बहुत दुर्बल ताप निर्भरता प्रदर्शित करता है। मैग्नीन तथा कॉन्स्टेंटन में भी इसी प्रकार के गुण होते हैं। मानक प्रतिरोध कुंडलियों को बनाने में मिश्र धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इनके प्रतिरोध की ताप निर्भरता बहुत कम है, इसलिए ये पदार्थ तार आबद्ध मानक प्रतिरोधों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। प्रतिरोध बॉक्स के अंदर की कुंडलियाँ इन्हीं पदार्थ के तारों से बनाई जाती हैं। विभवमापी तथा मीटर सेतु में उपयोग होने वाले तार भी इन्हीं पदार्थों से बनाए जाते हैं। अभी तक चर्चा किए गए विषय पर आधारित हम अब एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध
5.795 ओम हो जाता है। ऊष्मक का ताप परिकलित कीजिए। 0 ताप पर प्रतिरोध 5 ओम है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध 5.23 ओम है तथा T ताप पर प्रतिरोध 5.795 ओम है। अब हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा T माइनस 0। इस समीकरण से हमें ये नया समीकरण प्राप्त होगा, RT माइनस R0 बराबर R0 एल्फा T। इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध लिखा जा सकता है, R100 बराबर R0 1 प्लस 100 एल्फा। तो यहाँ से एक नया समीकरण 2 प्राप्त होगा, R100 माइनस R0 बराबर R0 100 एल्फा। समीकरण 1 तथा 2 से प्राप्त किया जा सकता है T बराबर RT माइनस R0 भागित R100 माइनस R0 इंटू 100। RT का वैल्यू 5.795 ओम, R0 का वैल्यू 5 ओम, R100 का वैल्यू 5.23 ओम। फिर से R0 का वैल्यू लगाने से और 100 से मल्टीप्लाई करने से 345.65 डिग्री सेल्सियस ताप का मान आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। धातुओं के विपरीत अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप में वृद्धि होने पर कम हो जाती है। हम समीकरण रो बराबर 1/सिग्मा बराबर m/n² टाउ में व्युत्पन्न परिणामों के आधार पर प्रतिरोधकता की ताप निर्भरता को गुणात्मक रूप से समझ सकते हैं, जो इस प्रकार है। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता रो बराबर 1/सिग्मा m/n² टाउ। ये सारी चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं। सिग्मा जहाँ पर पदार्थ की चालकता, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n इलेक्ट्रॉन की संख्या, टाउ संघटनों का औसत समय है। विद्युत रोधी पदार्थों एवं अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है, चरघातांक की वृद्धि होती है, जिससे संबंध रो बराबर 1/सिग्मा बराबर m/n² टाउ के फलस्वरूप इनकी प्रतिरोधकता का ताप वृद्धि होने से मान घट जाता है। तो जैसे ही हम ताप को बढ़ाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तीव्रता से चरघातांक की वृद्धि होगी, जिससे रो और एन में जो व्युत्क्रम रिलेशन है, इसके अनुसार जैसे ताप बढ़ाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और जैसे ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घट जाएगी। तथापि ताप बढ़ाने से संघटनों का औसत समय घटने से प्रतिरोधकता थोड़ी बढ़ती भी है, परंतु यह उपेक्षणीय है। अतः ताप बढ़ाने से अंतिम रूप से अर्धचालकों तथा विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता घट जाती है। अभी हम विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। चालक ए बी के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर VA माइनस VB। ए बिंदु पर विभव बड़ा है, V बिंदु पर विभव छोटा है, तो VA माइनस VB 0 से बड़ा होगा। अब मान लीजिए किसी चालक में धारा I A से B की ओर चलती है, तब डेल्टा T समय अंतराल में आवेश की मात्रा डेल्टा Q बराबर I इंटू डेल्टा T होगा। इससे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन इस प्रकार निकाला जा सकता है, डेल्टा U पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आप सभी जानते हैं W बराबर QB रिलेशन आपने पढ़ा होगा। यहाँ से दिखाया जा सकता है स्थितिज ऊर्जा U बराबर डेल्टा Q इंटू V
तो ए बिंदु पर स्थित ऊर्जा होगी डेल्टा क्यू इंटू वी ए, बी बिंदु पर स्थित ऊर्जा होगी डेल्टा क्यू इंटू वी बी। तो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा बराबर डेल्टा क्यू वी बी माइनस डेल्टा क्यू वी ए। डेल्टा क्यू यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस डेल्टा क्यू इंटू वी। माइनस यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि ए बिंदु पर विभव ज़्यादा है, बी बिंदु पर विभव कम है। डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा यू पोटेंशियल बराबर हो जाएगा माइनस आई बी डेल्टा टी। क्योंकि ये माइनस है तो ये जीरो से छोटा होगा। अब ऊर्जा के संरक्षण से यह परिणाम निकलता है कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू पोटेंशियल बराबर जीरो। इसलिए दिखाया जा सकता है डेल्टा के बराबर माइनस डेल्टा यू पोटेंशियल। इसलिए डेल्टा के बराबर लिखा जा सकता है आई वी डेल्टा टी। क्योंकि अभी आपने देखा था ये यहाँ पर माइनस का साइन है और डेल्टा के पोटेंशियल अभी आपने निकाला था माइनस आई वी डेल्टा टी। तो इससे ये प्लस बन जाएगा तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा आई बी डेल्टा टी बराबर डेल्टा डब्लू। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अगर आवेश मुक्त रूप से गतिमान रहते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हम यह सामान्य तौर पर जानते हैं कि आवेश त्वरित गति से गमन नहीं करते बल्कि अपरिवर्ती अपवाह वेग से चलते हैं। यह पारगमन की अवधि में आयनों तथा परमाणुओं से संघटन के कारण होता है। संघटनों के समय आवेशों द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा परमाणुओं के साथ आपस में बांट ली जाती है। परमाणु ज़्यादा प्रबल रूप से कंपन करते हैं अर्थात चालक गर्म हो जाते हैं। अभी हम विद्युत शक्ति को समझते हैं। विद्युत शक्ति P बराबर डेल्टा डब्लू भागित डेल्टा टी। डेल्टा डब्लू का जो मान हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था? वी आई डेल्टा टी। इसको डेल्टा टी से भाग दे दिया तो ये आ जाएगा वी आई। अब ओम के नियम से V बराबर आई आर लगाया जा सकता है तो P बराबर आ जाएगा आई स्क्वायर आर। फिर हम I की जगह पे V अपॉन आर लगा सकते हैं ओम के नियम से तो ये आ जाएगा V स्क्वायर भागित आर। इस प्रकार एक वास्तविक चालक में समय अंतराल डेल्टा टी में ऊष्मा के रूप में क्षयित ऊर्जा का परिमाण डेल्टा डब्लू बराबर आई बी डेल्टा टी होगा। प्रत्येकांक समय में क्षय हुई ऊर्जा क्षय शक्ति के बराबर है P बराबर डेल्टा डब्लू बाई डेल्टा टी। और हम प्राप्त कर सकते हैं P इक्वल टू वी आई। ओम के नियम से V बराबर आई आर का उपयोग करने पर हम पाते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर भागित आर। यह वही शक्ति है जो उदाहरण के लिए किसी तापदीप्त विद्युत लैंप की कुंडली को प्रदीप्त करती है जिसके कारण वह ऊष्मा तथा प्रकाश को विकीर्ण करता है। अभी हम यहाँ पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिरोध R में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसकी क्षय पूर्ति कहाँ से होती है। तो तार के प्रतिरोध में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी आपूर्ति कहाँ से होती होगी? यह आपूर्ति परिपथ में जुड़े हुए सेल की रासायनिक ऊर्जा से ही हो पाती है जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह निरंतर बना रहे। अभी हमने सीखा P बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर। इस समीकरण का विद्युत शक्ति संचरण में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। विद्युत शक्ति का संचरण पावर स्टेशन से घरों तथा कारखानों में संचरण केबल द्वारा किया जाता है जो कि सैकड़ों मील दूर हो सकते हैं। हम पावर स्टेशनों से घरों तथा कारखानों से जोड़ने वाले
संचरण केबल में शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए क्या करेंगे। इसके लिए एक युक्ति लेते हैं जिसमें आरसी प्रतिरोध वाले संचरण केबल से होकर शक्ति पी को पहुंचाना है जिसे क्षय होना है। यदि आर के सिरों के बीच वोल्टता वी है और उसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो P बराबर वी आई लिखा जा सकता है। पावर स्टेशन से युक्ति को संयोजित करने वाले संयोजी तारों का प्रतिरोध परिमित है और यह मान लिया आरसी है। संयोजक तारों में ऊर्जा क्षय पीसी जो कि व्यर्थ व्यय होता है उसको दिखाया जा सकता है पीसी बराबर आई स्क्वायर आर सी। यहाँ से आई बराबर पी अपॉन वी आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं पीसी बराबर पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आर सी। इस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किसी भी संयोजक तार में जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है वो वी स्क्वायर विभवांतर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विभवांतर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसलिए हम उच्च वोल्टता पर धारा को भेजने से विद्युत शक्ति का जो क्षय है उसको कम कर सकते हैं। अतः शक्ति P की किसी युक्ति को संचालित करने के लिए संयोजक तार में शक्ति अपव्यय वी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं पीसी वी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। पावर स्टेशन से आने वाले संचरण केबल सैकड़ों मील लंबे होते हैं तथा उनका प्रतिरोध आरसी बहुत अधिक होता है। संचरण में होने वाले शक्ति क्षय पीसी को कम करने के लिए इन विद्युतवाही तारों में उच्च वोल्टता वी पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यही कारण है कि इन शक्ति संचरण लाइनों पर उच्च वोल्टता के खतरे का चिन्ह बना होता है जो कि आबादी वाले क्षेत्र से दूर जाने पर एक सामान्य दृश्य होता है। इतनी उच्च वोल्टता पर विद्युत का प्रयोग कदापि सुरक्षित नहीं है। आपने अपने आसपास ट्रांसफार्मर देखा ही होगा। इस वोल्टता को कम करने के लिए अपचायी ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा समान होगी तथा प्रत्येक प्रतिरोध के मध्य विभवांतर अलग अलग होगा। प्रतिरोध R1 के मध्य विभवांतर V1 बराबर IR1 तथा प्रतिरोध R2 के मध्य विभवांतर V2 बराबर IR2। संयोजन के मध्य विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2, V1 IR1 होगा, V2 IR2 होगा। I यहाँ पर उभयनिष्ठ ले लिया। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध REQ मान लिया जाए तो लिखा जा सकता है REQ बराबर V अपॉन I बराबर R1 प्लस R2। अतः दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 होगा। इसी प्रकार N प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़ो होने पर प्रतिरोध REQ बराबर R1 धन R2 धन R3 धन RN होगा। अब बच्चों हम इस पे आधारित एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए 4 ओम प्रतिरोध के 3 चालक हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो हमें पता ही है श्रेणी क्रम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, R EQ बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों जो प्रतिरोध हैं उनका प्रतिरोध 4 ओम है, समान है। तो 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम, तो इस प्रकार जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 12 ओम हो जाएगा। अभी हम पार्श्व
संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन। पार्श्व संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के अंत बिंदुओं पर विभवांतर समान तथा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा असमान होती है। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, दोनों में धारा अलग अलग है, लेकिन दोनों का अंत बिंदु समान होने से विभवांतर समान होगा। अब हम इसको गणितीय रूप से पढ़ेंगे। कुल प्रभावित धारा I बराबर I1 प्लस I2। पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 कितना हो जाएगा? V/R1। दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा? V/R2। इन दोनों को जोड़ दिया जाए और V को उभयनिष्ठ ले लिया जाए तो I बराबर दिखाया जा सकता है V1/R1 प्लस 1/R2। संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है तो ओम के नियम से दिखाया जा सकता है I बराबर V/Req। अतः दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हम प्राप्त कर सकते हैं 1/Req बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसी प्रकार n प्रतिरोधों के पार्श्व क्रम में जुड़े होने पर प्राप्त किया जा सकता है 1/Req बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड 1/Rn। आइए अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, यदि 6 ओम प्रतिरोध के 3 चालक पार्श्व क्रम में संयोजित हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? आइए अब हम पार्श्व क्रम पर आधारित एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, यदि 6 ओम प्रतिरोध के 3 चालक पार्श्व क्रम में संयोजित हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे 1/Req बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। R1, R2, R3 जो तीनों प्रतिरोध हैं उनका मान समान है जो कि 6 ओम है। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं 1/6 धन 1/6 धन 1/6 बराबर हाफ। तो इस प्रकार यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है तुल्य प्रतिरोध Req बराबर 2 ओम। अभी हम आगे पढ़ते हैं। सेल के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो विद्युत अपघटनी विलयन में डूबे रहते हैं। विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट के साथ आवेशों का आदान प्रदान करते हैं। इसके फलस्वरूप धनात्मक इलेक्ट्रोड के ठीक पास विद्युत अपघटनी विलयन के किसी बिंदु A पर तथा स्वयं इस इलेक्ट्रोड के बीच एक विभवांतर V धन होता है। इसी प्रकार ऋणात्मक इलेक्ट्रोड अपने ठीक पास के किसी बिंदु B के सापेक्ष एक ऋणात्मक विभव -V- होता है। जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब पूरे अपघटनी विलयन का विभव समान होता है। इस अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिससे कि P तथा N के मध्य विभवांतर V धन ऋण V ऋण बराबर V धन धन V ऋण रहता है। इस अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे एप्सिलॉन से निर्दिष्ट करते हैं। इस प्रकार विद्युत वाहक बल को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन बराबर V धनात्मक प्लस V ऋणात्मक जो कि 0 से बड़ा होगा। यहाँ एप्सिलॉन वास्तव में एक विभवांतर है, कोई बल नहीं। इसके नाम के लिए विद्युत वाहक बल का उपयोग ऐतिहासिक कारणों से करते हैं और यह नाम उस समय दिया गया था जब यह परिघटना पूरी तरह समझी नहीं गई थी। जिस विद्युत अपघट से होकर यह धारा प्रवाहित होती है उसका एक परिमित प्रतिरोध
आर होता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जब बाह्य प्रतिरोध आर को अनंत लिया जाए तो लिखा जा सकता है विद्युत धारा I बराबर V अपॉन R बराबर 0, जहाँ V बिंदु P तथा N के मध्य विभवांतर है। अब V बराबर लिखा जा सकता है V बराबर P तथा A के मध्य विभवांतर प्लस A तथा B के मध्य विभवांतर प्लस V तथा N के मध्य विभवांतर बराबर एप्सिलॉन। अतः विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन एक खुले परपथ में, अर्थात जब सेल से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर होता है। यदि प्रतिरोध R परिमित है तो धारा I शून्य नहीं होगी। उस स्थिति में P तथा N के मध्य विभवांतर V बराबर V धनात्मक प्लस V ऋणात्मक माइनस IR बराबर एप्सिलॉन माइनस IR, जहाँ पर एप्सिलॉन सेल का विद्युत वाहक बल है। A तथा B के मध्य विभवांतर के लिए व्यंजक IR में ऋणात्मक चिन्ह पर ध्यान दीजिए। यह इसलिए है कि विद्युत अपघट्य में धारा I B से A की ओर प्रवाहित होती है। हमने यह भी अवलोकन किया है कि जब R से होकर विभवांतर V है तो ओम के नियम से V बराबर IR, तो हम आगे दिखा सकते हैं IR बराबर एप्सिलॉन माइनस IR अथवा I बराबर एप्सिलॉन भागित R प्लस R। प्रतिरोध R बराबर 0 पर सेल में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, अतः लिखा जा सकता है I अधिकतम बराबर एप्सिलॉन अपॉन R। अब हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। जब किसी सेल में कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य का एक परिमित अवरोध ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। आइए अब हम एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, कोई सेल जिसका EMF E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है किसी बाह्य प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है। R के सिरों के बीच विभवांतर में परिवर्तन तथा R के बीच ग्राफ खींचिए। अभी ग्राफ बनाने के लिए हम गणितीय रूप में इसको इस प्रकार समझते हैं, V बराबर IR बराबर एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R इंटू R बराबर एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस R बाई R। जब प्रतिरोध R बराबर 0 है, ये जो बाह्य प्रतिरोध है, तब V बराबर 0 मिलेगा। जब R बराबर R है तब V बराबर एप्सिलॉन बाई 2 प्राप्त होगा। जब बाह्य प्रतिरोध R अनंत है तो V और एप्सिलॉन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस गणित के आधार पर हम एक ग्राफ बना सकते हैं जो इस प्रकार होगा। वाई एक्सिस पर विभवांतर लिया गया है, एक्स एक्सिस पर प्रतिरोध लिया गया है, तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होगा। किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में क्या अंतर होता है, आप अभी जान गए होंगे। किसी चालक का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है तथा ताप घटाने से यह घट जाता है। तो क्या कोई ऐसा न्यूनतम ताप होगा जिस पर प्रतिरोध शून्य हो जाएगा? क्या वह ताप धनात्मक होगा या ऋणात्मक? आप ये जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। ऐसे पदार्थ को अतिचालक कहा जाता है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों से प्रभावित होता है, इसका आप उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। इन सभी पर हम आगे के कार्यक्रमों में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने का प्रयास जारी रखेंगे तथा अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करते रहेंगे। आप सभी दर्शकों का पाठ्य चर्चा में ध्यान देने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद।